इस हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के का नाम नाओतो है। ये इतना शर्मीला है कि लड़कियों से बात करते वक्त कांपने लगता है। एक दिन नाओतो स्कूल लाइब्रेरी में होमवर्क करने जाता है, जहाँ पहले से कुछ लड़कियां मौजूद थी जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो लाइब्रेरी जैसी जगह में जोर जोर से बातें कर रही थी। ऊपर से उसका मजाक उड़ा रही थी कि उनसे 5 फीट दूर होने के बावजूद वो घबरा रहा है। नाओतो धोखे से अपनी ड्राइंग गिरा देता है और एक लड़की उसे उठाती है और बाकी लड़कियों को बताती है कि वो अडल्ट मांगा ड्रॉ कर रहा है। उसकी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उनमें से एक लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है, अपना नाम नागातोरो हयासे बताती है। वो उसे सेंपाई कहकर बुलाती है और उसकी लिखी स्टोरी के प्लॉट का मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि असल में नाओतो ने अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर को खुद की तरह दिखाया था। हालांकि उसमें उसका मेन कैरेक्टर जितना कूल है वो उसके आसपास भी नहीं है। दूसरे शब्दों में वो बिल्कुल डरपोक है। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए वो उससे उसकी स्टोरी के एक सीन को रीएनैक्ट करने के लिए बोलती है, जिसमें वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करेगी और वो मेन का। हालांकि जहाँ उसके कूल बनने का सीन आता है वो वहीं हक देता है। इसके बाद वो उसका इतना गंदा मजाक उड़ाती है कि वो रो पड़ता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। रात में सोते वक्त भी उसे हयासे के पूरे सपने आते हैं। हालांकि उसके सपने हकीकत में अगले ही दिन बदल जाते हैं, जब हयासे को पता चलता है कि वो कहाँ छिपता है। रूम में घुसने से पहले उसका रुमाल वापस कर देता है और कहता है कि उसने उसे धुल दिया था, जिससे हयासे थोड़ा सा शर्मा जाती है। वो भी क्लासरूम के अंदर आती है, उसे चिढ़ाती है और कहती है कि वो दोनों एक रूम में अकेले हैं, इसका मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। इधर उधर देखने से उसे पता चलता है कि वो वहाँ मौजूद चीजों की ड्राइंग बना रहा है, इसलिए वो चेयर पर जाके बैठ जाती है और खुद को बनाने को कहती है। हाथ तो तब हो जाती है जब वो अपने बटन्स खोलने लगती है ताकि वो उसे और अच्छे से बना सके। ये देखकर नाओतो दंग रह जाता है और कहता है कि क्या वो नॉर्मल नहीं रह सकती। जब वो ड्रॉ करना शुरू करता है तब बस उसे सिर्फ बार बार देखे जा रहा था और कैनवा तक कुछ नहीं बनाता। हयासे समझ जाती है कि वो उसे सिर्फ देखे जा रहा है, इसलिए वो कहती है कि अगर उसने उसकी अच्छी तस्वीर बनाई तो उसे एक इनाम मिलेगी। नाओतो ड्राइंग बनाना शुरू करता है, जिसमें लगभग उसे पूरा दिन लग जाता है। हालांकि उसकी ड्राइंग काफी अच्छी बनी थी और वो हयासे को काफी पसंद भी आती है। जैसा कि हयासे ने प्रॉमिस किया था, वो इनाम देने के लिए तैयार हो जाती है और नाओतो से अपनी आंखें बंद करने को कहती है। वो उसे किस करने के लिए उसके नजदीक आती है, लेकिन जैसे ही उनके होंठ एक दूसरे को छूने वाले थे तभी वो पीछे हट जाती है और मुंह फाड़ के हंसने लगती है। वो कहती है कि अगर उसको लगता है कि बस इतना सा करने से उसे किस मिल जाएगी तो उसे अपनी जिंदगी से फिजूल की उम्मीदें लगा रखी हैं। उसकी थाइस को ना ड्रॉ करने की वजह से वो सब मजाक उड़ाने लगती है। वो उसे इतना ज्यादा छेड़ देती है कि नाओतो रोने लगता है। उसके बाद उसे घर जाते वक्त फॉलो करती है, उसके साथ डेट पर चलने को कहती है और वो एक बार फिर से उसके जाल में फंस जाता है। वो उसे कहती है कि वो अपने मजे के लिए सिर्फ उसके साथ खेल रही है, इसलिए वो उसे पीछे से धक्का दे देती है और वो सीधा बगल में बहती नहर में जा गिरता है। हालांकि उसे उतना बुरा नहीं लगता और वो कहता है कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि वो पूरी तरह से भीग चुका था। वो उसे पूछती है कि क्या कभी उसे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि जितना परेशान उसने उसे किया है उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया होगा। बदकिस्मती से हयातो को इन सबसे गुस्सा नहीं आता। जब भी कोई उसे परेशान करता है वो कुछ नहीं करता, क्योंकि जब उनका मन भर जाता है तो वो खुद ही अपने आप चले जाते हैं। इनफैक्ट हयासे का परेशान करना उसे पसंद आता है। नाओतो से उसका पहला नाम पूछता है और उसकी शर्ट पर अपनी उंगली से नागातोरो लिख देती है। अगले दिन नाओतो ड्राइंग रूम में अकेला होता है और उसे अपनी नई एडल्ट मांगा पढ़ने का बेसब्री से इंतजार था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हालांकि तभी हयासे फिर से उसकी शांति भंग करने वहां आ जाती है। वो तुरंत उस मांगा को पीछे छिपा लेता है, लेकिन हयासे को उसे देखते ही समझ आ जाता है कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो बड़े प्यार से उसे मांगा उसके साथ पढ़ने को कहती है, जिससे वो ढीला पड़ जाता है और हयासे से मांगा छीन लेती है। वो हर बार उसकी बातों में आ जाने की वजह से उसका सिर थपथपाती है। जैसे वो मांगा खोलती है, सबसे पहले पेज पर ही उसे लड़कों की जन्नत के दर्शन हो जाते हैं। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो स्टोरी के प्लॉट के हिसाब से सही है, इसलिए हयासे उसे एक पैनल दिखाती है और उसके मेन कैरेक्टर को नाओतो से कंपेयर करने लगती है। वो उसका मजाक उड़ाने लगती है सिर्फ ये सोचने के लिए कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। नाओतो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस मेन कैरेक्टर की तरह नहीं बनना चाहता, मुझे बस वो स्टोरी पढ़नी थी, क्योंकि उसमें वैम्पायर के सच्चे प्यार की कहानी दिखाई गई है। उसके इतना कहने पर वो उसे पढ़ती है और सच में वो उसे काफी पसंद आती है। वो तो उसे ये तक बताती है कि एक कैरेक्टर बिल्कुल उसी की तरह था, जो कि था वो बेचारा लड़का जिसे वैम्पायर ने अपने जाल में फंसा कर उसका पूरा खून चूस लिया था। हालांकि वो कहती है कि उसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वैम्पायर्स वर्जिन ब्लड नहीं पीती। वो उसे तंग आ जाता है और पूछता है कि वो ऐसा कैसे बोल सकती कि वो वर्जिन है। ये सुनकर वो उसे चैलेंज करती है। वो उसे गले पर देखने लगती है और पूछती है कि क्या वो उसे काट सकती है, जैसे कि स्टोरी में वैम्पायर ने काटा था। वो बताती है कि उसे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, बस ऐसा लगेगा कि किसी चींटी ने उसे काटा है। हयासे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और अचानक से उस पर कूद पड़ती है। वो कहती है कि अब वो उसका शिकार है। वो उसे पूछता है कि अगर किसी ने उन्हें ऐसे देख लिया तब वो क्या करेगी। हालांकि वो उसकी बातों को इग्नोर करके उसके गले को सहलाने लगती है। हयासे उसे काटने के लिए आगे झुकती है, लेकिन नाओतो के मुंह से बात आ रही थी, जिस वजह से हयासे तुरंत पीछे हट जाती है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है वो फिर से उस पर कूद पड़ती है और इस बार वो गले की जगह धोखे से गले में फंसने वाली चीज को पकड़ लेती है। घर जाते वक्त उसका पीछा करती है और पूछती कि क्या ऐसा किसी लड़की ने पहली बार उसके साथ किया है। वो उसे बोलती कि वो दोबारा से कर सकती है और इस बार वो अच्छे से करेगी। उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन एन वक्त पर उसका पेट पकड़ लेती है। एक बार फिर से वो हंसने लगती है और उसे वहीं बीच मैदान में छोड़ के भाग जाती है। रात में वो एडल्ट मांगा पढ़ते वक्त हयासे के बारे में सोचने लगता है और बिस्तर पर लेटे लेटे ही खलबलाने लगता है। अगले दिन फिर से उसे परेशान करने आ जाती है और उसे एक गेम खेलने को कहती है। गेम बस इतना सा है कि उन्हें पहली बार में एक दूसरे के निपल ढूंढने पड़ेंगे। भाई मेरे साथ तो किसी लड़की ने आज तक पकड़म पकड़ाई भी नहीं खेला। खैर ना तो साफ मना कर देता है। हालांकि हयासे फिर से उसे एक वर्जिन की तरह रिएक्ट करने के लिए चिढ़ाने लगती है। ना तो कहता है कि वो ये सब हरकतें नहीं करता और ना तो उसे जीतने पर कुछ मिल रहा है। हयासे बताती है ऐसा नहीं है, उसे जीतने पर एक टिकट मिलेगा जिसके इस्तेमाल से उसे कुछ भी करा सकता है। वो सारी ऑकवर्ड चीजों से गिना रही होती है जो उस टिकट के इस्तेमाल से उसे करा सकता है। तो वही नाओतो सोचता है कि अगर वो जीत गया तो हयासे को उसे परेशान करने से भी रोक सकता है, इसलिए वो खेलने के लिए मान जाता है। पहली बारी हयासे की होती है और उसकी डेस्परेशन को देखकर नाओतो घबराने लगता है। हयासे अपनी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ाती है। हालांकि पहले तो वो उसे मिस कर देती है, लेकिन अपनी उंगलियां उसके चारों ओर घुमाने लगती है, जिसे वो झेल नहीं पाता और हारी मान लेता है।
हयासे बताती है कि अब उसकी बारी है। अपना बदला लेने के लिए वो हयासे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उन्हें छूने वाला था तभी हयासे उसे धक्का देती है और कहती है कि उसका समय पूरा हो गया है। फिर वो वहाँ से जल्दीबाजी में भाग जाती है, ये कहकर कि उसे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। शाम को एक कम भीड़ वाले रेस्टोरेंट में जाता है ताकि शांति से अपनी मांगों पर काम कर सके, लेकिन तभी हयासे अपनी दोस्त और 2 लड़कों के साथ वहाँ जाती है। उन्हें देखने से लग रहा था कि वो लोग डबल डेट पर आए और नाओतो छिप कर उनकी बातें सुन रहा था। लड़के अपने म्यूजिक बैंड के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन हयासे को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लड़के उसे अपना बनाया हुआ गाना भी सुनाते हैं, जो कि उसे टोनी कक्कर के गाने से भी बेकार लग रहा था। दूसरी तरफ नाओतो कोने में छिप कर इंतजार कर रहा था कि कब हयासे उनका मजाक उड़ाना शुरू करेगी, लेकिन हयासे उनका मजाक नहीं उड़ाती, सिर्फ इतना कहती है कि उन्हें गाने बनाने बंद कर देने चाहिए। लड़के को इतनी बेइज्जती महसूस होती है कि उसे दोबारा से टॉयलेट जाना पड़ जाता है। घर जाते वक्त नाओतो सोचता है कि क्या खाली वही है जिसे हयासे इतना परेशान करती है, क्योंकि उसने उन लड़कों की तो सीधा मुंह पे बेइज्जती कर दी। तभी अचानक से हयासे उसके पीछे आ जाती है और हर बात की तरह फिर से उसे परेशान करने लगती है। अगले दिन आर्ट रूम में वो फिर से आ जाती है और पूछती है कि क्या वो उसकी ड्राइंग के लिए मॉडल बन सकती है, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो असली लोगों को नहीं बल्कि बेजान चीजों को बनाना चाहता है। वो तुरंत अपने कपड़े उतार देती है और उसे कुछ ऐसा दिखा देती है जो उसने कभी नहीं देखा था, उसका स्विमसूट। स्कूल खत्म होने के बाद बहुत तेजी से बारिश होने लगती है और दोनों कहीं रुकने की जगह ढूंढते हैं। मौका देखकर वो उसे यहाँ भी नहीं छोड़ती और कहती कि वो जानती है कि नाओतो को उसे भीगी यूनिफॉर्म में देखने का बहुत मन कर रहा है। नाओतो इस झूठे इल्जाम को साफ इनकार कर देता है। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ उसे परेशान करेगी क्योंकि उसने अंदर तो स्विमसूट पहन ही रखा है, इसलिए उसे कन्फ्रंट करने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है और पाता है कि उसकी यूनिफॉर्म के आर पार बिल्कुल साफ साफ देख सकता है और उसने कोई स्विमसूट नहीं पहन रखा है। शर्म के मारे दोनों तुरंत एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। तभी बारिश और तेजी से होने लगती है, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाती है क्योंकि उसका घर नजदीक था। उसके पैर से जूतों को देखकर नाओतो को लगने लगता है कि उसके मम्मी पापा भी उसे परेशान करने लगेंगे, लेकिन असल में घर में कोई नहीं होता। वो उसे कुछ देर रुकने को कहती है और अपने भाई के कपड़े पहनने को देती है और उसके कपड़े धुल के सुखा देती है। नहाने के बाद उसके कमरे में जाके बैठता है और उसके लिए चाय बनाती है। हयासे को समझ आ जाता है कि वो पहली बार किसी लड़की के रूम पर आया है, इसलिए वो उससे पूछती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो 2 लोग एक कमरे में अकेले होने पर करते हैं। इस पर वो कहते हैं कि वो बाई करते हैं। उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है कि वो दोनों मिलकर माहौल को गर्मा देंगे इस वीडियो गेम को खेलकर। वो बताती है कि वो अपने भाई के साथ खेल खेलकर उस गेम में मास्टर हो चुकी है। हालांकि नाओतो सिर्फ 2 मूव में उसे नॉक आउट कर देता है। हयासे बुरा मान जाती है और नाओतो को लगता है कि इतनी परेशानी झेलने के बाद आखिरकार उसे हयासे से बदला लेने का मौका मिल ही गया। अगले राउंड में उसका काम परचेस करने ही वाला होता है कि एंड वक्त पर हयासे उसके कान में फूंक मार देती है और वो तुरंत अपना फोकस खो देता है और गेम हार जाता है। वो दोनों पूरे समय खेलते हैं। हयासे ये चीटिंग करने के बाद उन दोनों को काफी मजा आता है। अगले दिन स्कूल में नाओतो कैफेटेरिया में परेशान नजर आ रहा था क्योंकि वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं थी। तभी हयासे उसे उनके साथ बैठने हो गई थी क्योंकि वहाँ एक स्पॉट खाली था। कोई और चारा ना होने की वजह से उसे उनके साथ बैठना पड़ता है। उसकी दोस्त तुरंत अज्यूम कर लेती है कि वो हयासे का बॉयफ्रेंड है। उनकी बात को नकारने की जगह उल्टा वो कह देती है कि हाँ वो रिलेशनशिप में है। उसकी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगती है, ये कहते हुए कि वो एकदम डरपोक की तरह बिहेव कर रहा है और उसके बॉयफ्रेंड से ज्यादा उसका कुत्ता लग रहा है। हयासे उनकी बात से एग्री करते हुए उसका सिर चलाने लगती है, जबकि नाओतो इसे बहुत एम्बैरेस हो रहा था। हालांकि जब हयासे की दोस्त उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तब हयासे उसका हाथ झटक देती है, ये कहते हुए कि मत छुओ, उसके बाल गंदे हैं। हैरानी से वो थोड़ा गुस्से में लग रही थी। जब दूसरी लड़की उसे मच्छर कहती है तब हयासे सच में गुस्सा हो जाती है। नाओतो ऐसा नोटिस कर लेता है और अचानक से खड़ा होकर कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और चुपचाप अपना लंच करने लगता है। बाद में हयासे उससे पूछती है कि वो किसी से कुछ बोलता क्यों नहीं है। वो लड़कियां उसकी इतनी बेइज्जती कर रही थी और वो चुपचाप बैठा हुआ था। वो बताती है कि अगर कोई उसे परेशान कर रहा है तो उसे उसके कंधे पर मारना चाहिए। उसे गुस्सा दिलाने के लिए उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन उसको मारने की जगह वो रोने लगता है, जिसे देखकर हयासे उसे और ज्यादा चिढ़ाने लगती है। जब मजाक थोड़ा ज्यादा हो जाता है तब नाओतो सच में उसे तेजी से मार देता है, लेकिन गलत जगह पर। पेंटिंग करने के बाद नाओतो अपना हाथ धोने जाता है, जहाँ हयासे भी अचानक से आ जाती है और वही टैब यूज करने लगती है जिसमें नाओतो अपने हाथ धो रहा था, जबकि वहाँ कई सारे नल लगे हुए थे। सिचुएशन पहले से ऑकवर्ड थी, ऊपर से हयासे कह देती है कि ऐसा लग रहा है कि वो दोनों साथ में नहा रहे हैं। उसका हाथ पकड़ लेती है और इस तरह से रगड़ती है कि वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। बाद में नाओतो आर्ट रूम में शांति से अपना लंच कर रहा होता है कि तभी उसे हल्का सा दरवाजा खुलने की आवाज आती है। पहले तो उसे लगा था कि हयासे फिर से उसे परेशान करने आई होगी, लेकिन असल में उसकी दोस्त वहाँ आई थी। वो उसे वर्जिन कहकर चिढ़ाने लगती है और बोलती है कि वो ठरकियों का बेताज बादशाह है। अरे ये तो मेरी बात हो रही है। हाँ तो तब हो जाती है जब उसे जबरदस्ती कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देती है जो हर लड़के का सपना होता है। हालांकि जो उसने पकड़ा वो असल चीज नहीं बल्कि बीन बन थे जो कि उसने अपनी यूनिफॉर्म के अंदर छिपा रखे थे। वो उस पर फिर से हंसने लगती है, लेकिन तभी हयासे वहाँ आ जाती है और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अभी उन दोनों को तोड़ के खा जाएगी। लड़कियां फौरन वहाँ से भाग जाती है और हयासे नाओतो को कांग्रेचुलेट करती है कि उसने लाखों लड़कों की फैंटेसी को हकीकत में ले लिया। नाओतो बताता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, वो खाली बीन बनते। ये सुनते ही वो मुंह बगाड़ कर हंसने लगती है और फिर से उसे छेड़ने लगती है। उसे वही गेम उसके साथ खेलने को कहती है। वो बोलती है कि अगर उसने पता लगा ली कि कौन सा वाला बीन बन अच्छी क्वालिटी का है तब उसे वो वाला बन दे देगी। वो उन दोनों को अपनी यूनिफॉर्म के अंदर भर लेती है और कहती है कि छू कर पता लगाओ कि कौन सा बन ज्यादा सॉफ्ट है। वो मना कर देता है, लेकिन हयासे कहती है अगर वो इतनी सी चीज नहीं कर पा रहा है तो वो बहुत ज्यादा डरपोक है। नाओतो धीरे धीरे हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो पकड़ कर चेक करता है कि कौन सा बन ज्यादा सॉफ्ट है, कि तभी धोखे से अच्छी क्वालिटी वाला बन उसकी शर्ट से बाहर गिर जाता है। इसलिए जब नाओतो लेफ्ट वाले बन को छूने जाता है तब वो अनजाने में असल चीज को पकड़ रहा था। वही बंदर रुकता भी नहीं और दोनों हाथों का यूज करने लगता है, ये पक्का करने के लिए कि वही वाला बन प्रीमियम क्वालिटी का है। वही मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी और कहीं नहीं मिलेगी। जब वो अपनी आगे खोलता है तो तुरंत बता देता है कि लेफ्ट वाला सबसे अच्छी क्वालिटी का बन है। हालांकि जब वो देखता है कि अच्छा वाला बन टेबल पर गिरा हुआ था, हयासे उसी बन से नाओतो को मार मार के भगता बना देती है।
2 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एक बार फिर से हयातो उसका आर्ट मॉडल बनने को कहती है। वो देखती है कि नाओतो ग्राउंड पर चल रहे बेसबॉल मैच को देख रहा है, जिसमें सभी लोग उनके स्टार प्लेयर की तारीफ कर रहे हैं। वो कहता है कि वो ड्रॉ करने के अलावा किसी चीज में अच्छा नहीं है और अगर उसे थोड़ा सा प्रेज मिलेगा तो उसे मोटिवेट हो जाए। हयातो उसे बताती है कि अगर वो चाहता है कि कोई उसकी तारीफ करे तो उसे भी अगले की तारीफ करनी पड़ेगी। इसलिए नागातोरो कहती है कि वो उसकी तारीफ करे और उसे कॉम्प्लीमेंट दे। जब वो सोचता है तो उसे समझ आता है कि वो जो कुछ भी बोलेगा वो हयातो को क्रीपी ही लगेगा, इसलिए वो उसके बालों की तारीफ कर देता है। वो उसके इतने सिंपल कॉम्प्लीमेंट पर हंसने लगती है लेकिन और तारीफ करने को बोलती है। नाओतो बताता है कि वो काफी फुर्तीली है और जब उसे पहली बार मिला था तो वो उसे काफी बैडैस लगी थी। अपनी बारी में उसकी तारीफ करने की जगह वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। उसके बाद वो अपना मॉडलिंग सेशन शुरू करती है और हयातो ऐसे पोजेस कर रही थी जिसे नाओतो शर्मा जाता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है और वो सोफे पर ही सो जाती है। जब वो फाइनली सो जाती है तब नाओतो को उसको बनाने का मौका मिलता है और ड्राइंग सच में काफी अच्छी बनी थी। नाओतो को उसमें थोड़ी सी गलतियां लग रही थी लेकिन वो उन्हें सही कर पाता उससे पहले ही हयातो उसके पीछे आ जाती है और कहती है कि उसका समय खत्म हो चुका है। वो उसको उसका रिवॉर्ड देने के लिए अपनी आंखें बंद करने को कहती है और एक गुड डे से उसको किस करवा देती है। अगले दिन फिर से यहाँ से आर्ट रूम में आ जाती है और फिर से अपना रोज का परेशान करना शुरू कर देती है, लेकिन आज कुछ अलग था क्योंकि नाओतो उसे इग्नोर कर रहा था। अचानक से उसके दोस्त वहाँ आ जाती है और नाओतो से हयातो की जगह उनके साथ घूमने को कहती है। हैरानी से नाओतो मान जाता है और हयातो तंग रह जाती है। उनके वहाँ से जाती वो आँख बबूला हो गई थी। खुशकिस्मती से वो सिर्फ एक बुरा सपना था। असल में वो आर्ट रूम में ही सो गई थी। नाओतो भी वहाँ था और उसे उसकी चिंता होने लगती है। हयातो नोटिस करती है कि उसने उसे कंबल उड़ा दिया था। नाओतो कहता है कि वो नहीं चाहता था कि उसे सर्दी लग जाए। उसकी स्वीट साइड को देखकर हयातो थोड़ा शर्माने लगती है। कुछ दिनों बाद आर्ट रूम में हयातो जानबूझकर नाओतो को घूरे जा रही थी। हयातो कहती है कि उसे तो पता चल ही गया होगी वो कुछ तो करने वाली है। इतना कहते ही वो खड़ी हो जाती है और नाओतो को गुदगुदी लगाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। थोड़ी देर उसे परेशान करने के बाद वो उसे फोन में एक शीप दिखाती है जिसका वूल निकाला जा रहा था। हयातो को समझ आता है कि नाओतो के बाल भी उसी शीप की तरह फ्लफी हैं। वो उसे कहती है कि उसके बाल इतने बड़े हो गए तो उसे एक अच्छा सा हेयर कट देगी। नाओतो तो तब खौफ में आ जाता है जब वो अपने बैग से एक ट्रिमर निकाल लेती है। वो बताती है कि उसने अपने भाई से बोरो किया है। नाओतो पीछे हटने लगता है और कहता है कि उसके बार्बर ने उसके बालों में अभी तक ट्रिमर यूज नहीं किया है, इसलिए हयातो कंघे और कैंची निकाल लेती है। वो बताती है कि उसने अपने भाई के बाल भी काट रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो ना चाहते हुए उसकी बात मान जाता है। जैसे ही उसके बाल काटना शुरू कर दिया तभी उसका फोन बजने लगता है और उसकी दोस्त उसे अपने नोट्स वापस देने को कह रही थी। हयातो कहती है कि वो तुरंत वापस आ जाएगी, हालांकि उसे ये नहीं पता होता कि उसके दोस्तों ने उसे बेवकूफ बनाया है। उनके कमरे में आते ही नाओतो घबरा जाता है और उसकी रूह तो तब कांप उठती है जब वो दोनों टेबल पर रखे ट्रिमर को देख लेती हैं। वो उसे गंजा करने का प्लान बनाती हैं। एक लड़की उसे पीछे से पकड़ लेती है और दूसरी ट्रिमर लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो उसे रुकने के लिए कहते हैं लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो कहते हैं कि उसने हयातो को प्रॉमिस किया था कि वो उसके बाल काटेगी। खुशकिस्मती से हयातो सही समय पर वहाँ पे आ जाती है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। वो दोनों उसके गुस्से को आंच देती है और फौरन वहाँ से दफा हो जाती है। आखिर में नागातोरो ही नाओतो के बाल काटती है। जब उसे उसका हेयर कट दिखाती है तो वो नाओतो को काफी पसंद आता है। वो शर्माने लगता है, उसे थैंक्स कहता है, जिसे सुनकर नागातोरो भी थोड़ा शर्मा जाती है। कुछ दिनों बाद गर्मियाँ शुरू हो जाती है और कहा जाते वक्त हयातो और नाओतो दोनों की एनर्जी पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी। हयातो से बर्फ का गोला खाने को कहती है। हालांकि जब वो दुकान पर पहुंचते हैं तब पाते हैं कि वहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी है। नाओतो कहता है कि वो उसके लिए स्टोर से आइसक्रीम खरीदेगा, लेकिन उसे तो बर्फ का गोला ही खाना था, इसलिए वो उसे अपने साथ खींचकर लाइन में लगा लेती है। दिक्कत ये थी कि काफी देर खड़े होने के बावजूद लाइन 1 इंच आगे नहीं बढ़ रही थी। वो गर्मी की वजह से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लाइन से हटने को तैयार नहीं थी। जब नाओतो नोटिस करता है कि वो बेहोश होने वाली है तो वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। वो उसे पार्क में पेड़ की छांव में बैठाता है और उसके लिए ठंडा पानी खरीद लाता है, जिसे पीते ही वो फिर से रिचार्ज हो जाती है। अचानक से वो कहीं चली जाती है और फिर थोड़ी देर में पीछे से आकर नाओतो के गले पर ठंडी ठंडी आइसक्रीम छुआ देती है और वो चौंक जाता है। घर जाते वक्त उससे कहती है कि उनकी गर्मियों की छुट्टियां कल से शुरू हो रही हैं, अब अपनी क्लब एक्टिविटीज में बिजी हो जाएगी, इसलिए उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है। उसका नंबर लेने के बाद उसे बताती है कि अब से वो उसे ऑनलाइन परेशान करेगी। 1 महीना बीत जाता है और नाओतो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। उसके बगल में बैठी लड़की उससे कहती है कि उसे इस दुनिया के मसीहा के तौर पर चुना गया है। उसका विषय उस दुनिया में कहर फैला रहे डीमन लॉर्ड को खत्म करना है। इतना बताती वो लड़की उसे वहाँ से धक्का दे देती और वो आसमान से नीचे गिरने लगता है। उसे तो जादू इस्तेमाल भी करना नहीं आता था, लेकिन तभी वो अपने हाथ में एक छड़ी को देखता है। तो छड़ी के चमकने की वजह से वो आराम से नीचे लैंड हो जाता है। हालांकि जिस पर वो लैंड हुआ था वो एक बड़ी सी लेजर्ड थी जो उसके पीछे पड़ जाती है। वो अपनी छड़ी की मदद से उस पर हमला करता है, लेकिन उस छिपकली को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक से एक बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की वहाँ आकर उसे बचा लेती है। वो लड़की बिल्कुल हयातो की तरह लग रही थी। वो अपना नाम नागातोरो बताती है और दोनों साथ मिलकर खूब सारे डीमंस को हराते हैं। यहाँ तक कि उन्हें ड्रैगन तक से लड़ना पड़ जाता है। नाओतो तो तब दंग रह जाता है जब नागातोरो उस ड्रैगन को हराने की खुशी में उसे किस कर देती है और प्रॉमिस करती है कि जब तक वो साथ रहेंगे तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वो ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि एक लड़की गैम्बो होती है जो कि नागातोरो की दोस्त की तरह लग रही थी। योशी भी वहाँ होती है और एक अंडे को फोड़ कर बाहर आती है। ये डिसाइड होता है कि वो चारों डीमन कासल में जाएंगे। अंदर घुसते ही उन्हें पता चलता है कि सिंहासन तो खाली है। असल में डीमन लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि वो तीनों ही थी। उसकी बेवकूफ़ी का मजाक उड़ाने लगती है, खासकर नागातोरो कहती है कि उसने ये कैसे मान लिया कि वो उससे प्यार करेगी। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? खुशकिस्मती से जैसे ही वो चिल्लाता है उसकी नींद खुल जाती है और रेस्टोरेंट के सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। तभी हयातो भी वहाँ अपने दोस्तों के साथ आ जाती है। वो उसके पास आती है लेकिन नाओतो उसे दूर भागने की कोशिश करता है। नाओतो जल्दीबाजी में वहाँ से चला जाता है और धोखे से अपनी स्केचबुक रेस्टोरेंट में ही भूल जाता है। नागातोरो से खोल के देखती तो उसमें कैट कॉस्ट्यूम में सिर्फ उसकी ही ड्राइंग बनी हुई थी। ऐसे शर्मा जाती लेकिन वो ये भी सोचती कि उसके पास नाओतो को परेशान करने का एक और मटेरियल मिल गया। वो उसके पीछे भागने लगती है पूछते हुए कि क्या वो ड्राइंग उसकी है। नाओतो उसे देखकर भागने लगता है लेकिन 10 मीटर दौड़ने के बाद ही थक जाता है और ये मानने से तक इनकार कर देता है कि वो नोटबुक भी उसकी है। हयातो कहती है तो ठीक है, अब से ये नोटबुक मेरी है। अगले दिन हयातो से साथ में बीच पर चलने के लिए इन्वाइट करती है क्योंकि वो उनकी समर वेकेशन का आखिरी दिन होने वाला था।
पहले तो वो मना कर दिया, लेकिन उसे पता था कोई और उससे नहीं पूछने वाला, इसलिए वो आखिर में चला जाता है। जैसा कि होना ही था, बीच जाते वक्त रास्ते में वो तीनों मिलकर उसे परेशान कर रही थी। बीच पर पहुंचते ही माकी अपनी डेस्क डाल देती है और नाटो को उसकी बिकनी को देखते हुए पकड़ लेती है। उसकी दूसरी दोस्त भी यही करने लगती है, इसलिए नाटो वहां से चला जाता है। बाद में लड़कियां तो स्विमिंग के खूब मजे ले रही थी, लेकिन वो नोटिस करती है कि नाटो अम्ब्रेला के नीचे अकेला बैठा हुआ है। गाँव कहती है कि उसे अकेले रहना है तो रहने दो ना। हालांकि यहाँ से उसकी नहीं सुनती और नाटो के पास जाती है और साथ में स्विमिंग करने को कहती है। नाटो कहता है कि उसे सनबर्न से दिक्कत है। ऐसे कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास सनस्क्रीन है। हालांकि जब वो उस पर सनस्क्रीन लगाने जा रही होती है, तभी नाटो से रोक देता है और कहता है कि वो उसे हाथ तभी लगा सकती है अगर वो डेट कर रहे होते। ये सुनने के बाद उसे लात मार के नीचे गिरा देती है और अपने पैरों से उस पर क्रीम लगाने लगती है। उसकी दोस्त भी उसे ज्वाइन कर लेती है। अपने समर वेकेशन के आखिरी दिन को वो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और यहाँ तक कि नाटो भी मान लेता है कि उसे काफी मजा आया। गर्मियों के खत्म होने के साथ साथ समर फेस्टिवल भी खत्म होने के कगार पर था और सभी लोग रात में होने वाले फायरवर्क्स को देखने के लिए अच्छे से सज धज के तैयार थे। नाटो चाहता था कि यहाँ से युगाता बहने उसके साथ वहाँ हो, लेकिन आखिर में वो घर में रहकर ही गेम खेलने लगता है। हालांकि उसका दिमाग गेम में बिल्कुल नहीं लगा था और वो हयासे के उसको बुलाने का मैसेज का वेट कर रहा था। जैसे कि पिछली बार उसे उसे बीच पर बुलाया था। वो सोचता है कि उसे हयासे को साथ में चलने के लिए बुलाना चाहिए, लेकिन उसको खुद को ये आइडिया इतना क्रीपी लगता है तो हयासे को कैसा लगेगा। 2 घंटे बाद वो अकेले फेस्टिवल में आ जाता है, लेकिन माकी और उसे फिर से मार ढूंढ लेती है। वो जबरदस्ती उसे ले जाती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है, सोचने के लिए कि उसे फेस्टिवल में कहीं गलती से हयासे मिल जाएगी। नाटो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे गले में पट्टा लगा देती है। उसके बाद वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करती है और उसके साथ अपनी फोटो को खींचकर हयासे को भेज देती है। हयासे देखकर आग बबूला हो जाती है और दौड़ कर वहाँ आ जाती है। वो माकी से रस्सी लेने की कोशिश करती है, लेकिन माकी बताती है कि अगर उसे नाटो चाहिए तो उसे उससे मुकाबला करना पड़ेगा। वो फेस्टिवल में जाकर सारे गेम्स खेलने लगते हैं और देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। सारे गेम्स खेलने के बाद वो सभी अपने जीते हुए इनामों को कंपेयर करते हैं और यहाँ से अपने सारे इनाम देकर नाटो को उनसे जीत लेती है। चैलेंज खत्म हो जाता है और योशी और माकी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब वो दोनों अकेले होते हैं और यहाँ से नाटो को चिढ़ाती है कि ऐसा लग रहा है कि वो डेट कर रहे हैं। फायरवर्क शुरू हो जाते हैं और यहाँ से नाटो को एक अच्छी स्पॉट तक ले जाती है। हालांकि वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी थी। नाटो कहता है कि उन्हें शॉर्टकट लेना चाहिए, तभी लाइन आगे बढ़ जाती है और यहाँ से भी धक्के की वजह से आगे बढ़ जाती है। कोई और चारा ना होने की वजह से नाटो को उसे लाइन से खींचकर अपने साथ ले जाना पड़ता है। वहाँ भी ऐसे इतने प्यारे मोमेंट का कवाड़ा कर देती है और कहती है कि उसे पता है कि वो उसे अंधेरे में ले जाकर क्या करना चाहता है। हालांकि इस बार नाटो पीछे नहीं हटता और उसे पूछता है कि वो जो कुछ भी कह रही है साफ साफ बोले। पहले तो ऐसे थोड़ा सा हिचकी जाती है, लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि वो उसे जबरदस्ती किस करना चाहता है। नाटो उसके लगाए झूठे इल्जाम को साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी एक बड़ा सा चमकीला पटाखा फूटता है और उन्हें पता चलता है कि वो और कहीं नहीं बल्कि किसी स्पॉट पर है जहाँ पर सारे कपल्स अंधेरे में किस कर रहे होते हैं। वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। घर वापस जाते वक्त नाटो हिम्मत करके उससे अगले साल वहाँ फिर जाने के लिए पूछ लेता है और हयासे मान भी जाती है और कहती है कि उन्हें मैचिंग युकाता पहनना होगा। अगले दिन स्कूल जाते वक्त वो हयासे को अपनी दोस्तों के साथ बैठे हुए देखता है। हमेशा की तरह उनके दिमाग में खुरापाते ही चल रही होती है, लेकिन तभी 2 लड़के वहाँ आ जाते हैं। नाटो जलने लगता है और पेड़ के पीछे छिप कर देखता है कि वो आखिर वहाँ कर क्या रहे हैं। वो दोनों लड़के बेझिझक उनके साथ बैठ जाते हैं। जब एक लड़का अपना हाथ हयासे के कंधे पर रख देता है, तब नाटो गुस्सा आ जाता है और सिग्मा बनने की कोशिश करता है, लेकिन एक लकड़ी पर धूके से पैर रखते ही हड़बड़ा जाता है। माकी और योशी उसे देख लेती है और अपने साथ बैठने के लिए बुलाती है। लड़के पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए और वो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर हयासे से कहता है कि उनके घर जलने का समय हो गया है। हैरानी से दादा थोड़ी सुनकर खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए चलने के लिए मान जाती है। उसकी दोस्त भी नाटो के साथ ही चली जाती है और वो लड़के एक दूसरे का मुंह ताक कर रह जाते हैं। हयासे नोटिस करती है कि नाटो के हाथ कितने पतले हैं और उसे बताती है कि तुम्हारे हाथ कितने पतले हैं। वो उसे कहती है कि वो उसे फ्री में ट्रेन करेगी। हयासे से बताती है कि सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग से जो कोई भी उसे परेशान करता है वो उसे आसानी से मार लेगा, जिसमें वो भी शामिल है। हालांकि वो कहता है कि उसे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसे तो 10 मीटर दौड़ने में भी मरी आती है। हयासे कहती है कि उसके पास एक एक्सरसाइज है जिसमें उसे हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसे जमीन पर एक कुत्ते की तरह खड़े होने को कहती है। तभी अचानक से वो सब बैठ जाती है और कहती है कि उसे 10 मिनट तक ऐसे ही रहना होगा। बाहर से गुजर रही 2 लड़कियां उन्हें उस पोजीशन में देख लेती है और वो दोनों बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। बाद में हयासे से पूछती कि क्या उसका पढ़ने लिखने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हाफ ईयरली आने वाले हैं। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो एग्जाम निकाल लेगा, क्योंकि वो उसकी तरह बेवकूफ नहीं है। वो कहती है कि अगर वो इतना ही कॉन्फिडेंट रहा तो हो सकता है उसे साल रिपीट करना पड़ जाए। इसका मतलब होगा कि वो एक ही क्लास में होंगे और उसका ये कॉन्फिडेंस अगर फिर भी बरकरार रहा तो हो सकता है वो उसकी सीनियर बन जाए और तब उसके लिए मजा डबल हो जाएगा। वो उसके फ्यूचर के बारे में सोचकर हंसी रही होती है कि तभी वो कह देता है कि सेम क्लास में होना उसके लिए उतना भी बुरा नहीं होगा। जिसे सुनकर हयासे टमाटर की तरह लाल हो जाती है। नाटो पूरी शिद्दत के साथ पढ़ने लगता है, क्योंकि उसे इन तीनों डायनों के साथ रहने के बारे में सोचकर ही डर लगने लगा था। हालांकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सारे टेस्ट में अच्छे नंबर से पास हो जाता है। अगले दिन जब हयासे आर्ट रूम के सामने से गुजर रही थी, तब उसे उसके अंदर से लड़कियों की आवाज आती है। वो तुरंत रुक जाती है और छिपकर सुनने लगती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त अंदर रहता है, वो अचानक से दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि लड़कियां उसकी उंगलियों फंसी फांस को निकाल रही है और उनका तरीका थोड़ा मनमोहक सा है। हयासे ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, इसलिए वो क्लिप ले लेती है और खुद ही फांस निकाल देती है। घर जाते वक्त भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ था। वो अभी भी चिड़ी हुई थी और पूछती है कि वो लोगों के साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आता है। उसे स्कूल में चेयर उठाने में भी एक लड़की की मदद करी थी। नाटो कहता है कि अगर कोई किसी को परेशानी में देखेगा तो उसकी मदद करेगा ही। वो कहती है कि अगर उसे मदद करने का इतना ही शौक है तो वो उसका स्कूल बैग क्यों नहीं उठाता। वो कहता है कि वो ऐसा क्यों करे, जिससे हयासे और गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि अब इसका पैसा स्टोन पेपर सीधा सही होगा, जो भी हारेगा उसे जीते वाले का बैग उठाना पड़ेगा। हालांकि वो तुरंत उससे आ जाती है और अब उसे नाटो का बैग भी उठाना पड़ रहा था। नाटो को थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए मोड़ पर वो एक और बार उससे खेलने को कहता है और इस बार वो उसे जानबूझकर जीतने देता है। हालांकि जीतने के बाद उसको बैग देने की जगह खुद उस पर चढ़ जाती है।
कुछ दूर चलने के बाद नातो की हाथ की ग्रिप छूटने लगी थी, इसलिए वो अपना हाथ पीछे खिसकाता है और हया से तुरंत उस पर से उतर जाती है। नातो से माफी मांगता है, लेकिन हया से इतना ज्यादा शर्मा गई थी कि वो तुरंत वहां से भाग जाती है। उस रात होमवर्क करते वक्त वो उसके मैसेज का बेसब्री से वेट कर रहा होता है कि तभी उसके पास उसका कॉल आ जाता है। नातो हड़बड़ी में उसका कॉल उठाता है और हया से बताती है कि वो अभी नहा रही, जिसे सुनकर नातो घबरा जाता है और सब कुछ गिरा देता है। धोखे से नागा दोनों वीडियो कॉल पर क्लिक कर लेती है और जब उसे रियलाइज होता है कि वो वीडियो कॉल पर है तब तक नातो सब कुछ देख चुका था। हालांकि वो उसे दिलासा देता है कि उसने सिर्फ उसके कंधों को देखा है। कुछ देर बाद नातो आर्ट रूम में ड्राइंग कर रहा होता है और हया से शैडो वॉकिंग कर रही होती है और मैं देख के बता सकता हूँ वो काफी अच्छी कर रही है। वो उसे उसके साथ बॉक्सिंग करने को कह रही है, लेकिन अब नातो को मुक्के की रियाज से मुट्ठी मारनी आती थी, इसलिए वो उसका पंचिंग बैग बन के रह जाता है। बाद में हया से और उसकी दोस्त आर्ट रूम में आ जाती है और उठपटांग ड्राइंग बनाने लगती है। जब नातो वहाँ आता है तो उससे पूछता है कि वो लोग वहाँ क्या कर रही हैं। असल में जहाँ पर वो लोग हर रोज बैठती थी वहाँ पर कुछ नर्ड लड़के आकर गेम खेलने लगे थे। उन्होंने उनसे वहाँ से जाने को भी कहा था, लेकिन वो लोग उन्हें इग्नोर कर रहे थे। इसी वजह से वो सभी आर्ट रूम का बर्बाद करने आ गई। हालांकि उन्होंने उन लड़कों के बीच दरार पैदा करने के लिए अपनी एक दोस्त को उनमें से एक लड़के के साथ फ्लर्ट करने के लिए भेज दिया। उसके बाद माँ की कहती कि नातो से वर्जिन होने का दिखावा करता है, असल में वो बहुत बड़ा प्लेबॉय है। हालांकि ऐसे बताती कि उसे कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि नातो बिल्कुल मेरी ही तरह बहुत ही सीधा लड़का है जिसके दिमाग में हर वक्त सिर्फ ठरक भरी रहती है। माँ की उसकी बेइज्जती करना चाहती थी, लेकिन हया से सिर्फ मस्ती कर रही थी। दोनों झगड़ने लगती है और माँ की शर्त लगाती है कि अगर हयासे को नातो की कोई भी एडल्ट मैगजीन आर्ट रूम में मिल गई तो माँ की शर्त हार जाएगी और मान लेगी कि नातो प्लेबॉय नहीं है, उसके दिमाग में सिर्फ ठरक भरी रहती है। पूरा रूम छानने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि नातो ने होशियारी से अपनी एडल्ट मांगा को दूसरे रूम में छिपाया हुआ था। वो चुपके से रूम के बाहर आ जाता है और दूसरे रूम से अपनी मांगा ले आता है। वो अपने पीछे वाले कबर्ड में रख देता है और ऐसा दिखाता है कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है ताकि हयासे मैगजीन को स्पॉट कर ले और वो बेट जीत जाए। अगले दिन वो आर्ट रूम में आती है और नातो नोटिस करता है कि उसने एक नई इयरिंग पहन रखी है। असल में उसने हाल ही में अपना कान छिपाया था, इसलिए उसने अपनी बाली बदल ली। हयासे को फिर से मस्ती सूझती है और वो नातो के कान को छेदने के लिए कहती है ताकि वो लोग सेम इयरिंग पहन सके। नातो शर्माने लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा रोमांटिक था। थोड़ी देर बाद साकुरा वहाँ आ जाती है और रोते हुए नातो से मदद मांगने लगती है। असल में एक लड़का कुछ समय से उसका पीछा कर रहा है। वो कहती है कि उसे डर लग रहा है, लेकिन नातो कहता है कि उसे ही तो उन लड़कों के साथ फ्लर्ट करने की चुन बजी हुई थी, अब उसे झेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो लड़का उसका पीछा कर रहा था वो उन्हीं में से एक गेमर था। साकुरा रोने लगती है और बाकी लड़कियां नातो को गिल्टी फील कराने की कोशिश करती है ताकि वो मान जाए। साकुरा कहती है कि उसे सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड बनने का दिखावा करना पड़ेगा ताकि वो लड़का खुद ही उन्हें साथ देकर भाग जाए। हयासे इसके सख्त खिलाफ थी और कहती है कि नातो खुद ही एक घर की लड़का है और ऐसा करने से वो भी उस लड़के के साथ उसका पीछा करने लगेगा। इसके बावजूद वो उसे सिर्फ कल के लिए उसका बॉयफ्रेंड बनने को कहती है ताकि उस मोटिव को रंगे हाथों पकड़ सके। अगले दिन नातो अपने क्लोजेट में पड़े सबसे अच्छे कपड़े पहन के आता है और साकुरा भी कुछ ही मिनट बाद वहाँ जाती है। हयासे और उसके दोस्त उनका पीछा करती हैं और देखती हैं कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। हयासे को देखने से साफ समझ आ रहा था कि उसका दिमाग हिला हुआ है। ऊपर से साकुरा जानबूझकर नातो का हाथ पकड़ लेती है। उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ नातो अपनी पहली डेट पर आना चाहता था। वो लोग आगे कुछ कर पाते उससे पहले हयासे वहाँ आ जाती है और दिखाती है कि उसने उसके स्टॉकर को पकड़ लिया है। मोटो घुटने पर आ जाता है और अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है और कसम खाते हुए कहता है कि वो ये गलती कभी नहीं दोहराएगा। शाम को नातो और हयासे साथ में घर जा रहे होते और हयासे उसे उसकी फर्स्ट डेट को लेकर चिढ़ा रही होती है। नातो कहते कि टेक्निकली ये कोई डेट नहीं थी, वो तो बस अपनी दोस्त की मदद कर रहा था। हयासे कहती कि वो डेट के लिए मैच्योर है भी नहीं, क्योंकि इसके दिमाग में हमेशा ठरक भरी रहती है, जिस पर नातो कहता है हाँ ये तो है। एक हफ्ते बाद उनका फिजिकल शुरू हो जाता है और नातो इस तरह से भाग रहा था जैसे कि उसे पैरों में गोली लग गई हो। हयासे और उसकी दोस्त उसे देख रही होती है और उसका मजाक उड़ा रही होती है, लेकिन हयासे उसे इस तरह से देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसे स्कूल के बाद वो उसे बताती कि उसे पता है कि वो मैराथन में कितना बेकार दौड़ा था। वो मान लेता है कि वो दौड़ने में थोड़ा कच्चा है, लेकिन हयासे कहती कोई भी इतना बेकार नहीं दौड़ता, 4 साल का लंगड़ा बच्चा उससे आगे निकल जाएगा। वो कहती कि उसे दौड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन नातो तब तक गुणगान गाने लगता है कि उसमें वो टैलेंट नहीं है। ये सुनकर हयासे उस पर चिल्लाने लगती है और कहती कि वो उसे ट्रेनिंग देगी। उस वीकेंड वो उसे मिलती है और नातो उसकी अनट्रेन्ड बॉडी को देखकर शर्मा जाता है। उन्होंने दौड़ना शुरू ही किया था कि वो उसकी फिटनेस को देखकर जलने लगता है, उसके आगे निकल जाता है। अब पूरे 1 मिनट तक उससे आगे ही रहता है। हालांकि उसके बाद उसके फेवरेट जवाब दे जाते हैं और वो उससे आगे निकल जाती है। 5 किलोमीटर बिना रुके दौड़ने के बाद वो पूरी तरह से हाफ चुका था, लेकिन फिनिश लाइन अभी भी काफी दूर थी। वो देखती कि नातो हारी मारा है, इसलिए वो उसे चिढ़ाने लगती है कहते हुए कि छठी क्लास का मोटा बच्चा भी उसे ज्यादा भाग लेगा। हालांकि इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो घर वापस भाग जाता है। वो लोग स्ट्रेचिंग करते हैं और वो दिखाती कि वो उसके मुकाबले कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जब नातो की बारी आती तब वो बिना उसकी मदद के 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। फिर वो उसे उठने को कहती है और हाथ पकड़ के स्ट्रेच कराती है, लेकिन तभी योशी उन्हें ऐसा करते देख लेती है। अगले दिन नातो अपनी अगली पेंटिंग के लिए मॉडल के बारे में सोच रहा था और हर बात की तरह हयासे अचानक से आके उसे डरा देती है। अब कजरा फेस्टिवल आने वाला था, इसलिए उन्हें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे बच्चे उन्हें देखने आए। वो कहता है कि वो पेड़ पौधे ड्रॉ करेगा, जिस पर वो कहती कि उसके सामने इतनी सुंदर लड़की खड़ी है, उसे पेड़ पौधे बनाने हैं। और तो और समर वेकेशन में उसने उसकी खूब सारी तस्वीरें बनाई थी। वो कहती कि अगर वो उसको अपनी ड्राइंग का मॉडल नहीं बनाएगा तो उसे बिना परमिशन के बनाने के लिए प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर देगी। वो मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसे अपना कॉस्ट्यूम लाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई भी कैजुअल कॉस्ट्यूम नहीं है। अगले दिन वो एकदम सेम कॉस्ट्यूम बनाती है और कहती है कि अब तो उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। उसकी दोस्त भी वहाँ आ जाती है और हयासे बताती है कि वो उसके लिए मॉडल कर रही है। हालांकि वो फेस्टिवल में नूडल्स का ठेला लगाएगी। सही बताती कि वो फेस्टिवल में क्या क्या करने वाले हैं। हालांकि नातो नहीं बता पाता कि वो क्या करेगा, क्योंकि पिछले साल आर्ट क्लब ने अपना सारा काम प्रेसिडेंट पर छोड़ दिया था, लेकिन अब जब वो वहाँ नहीं है उसे ही सारा काम करना पड़ेगा। लड़कियां उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन हयासे कहती कि वो लोग मिलकर उसके आर्ट क्लब के विजिटर को बनाने में मदद करेंगे। तभी नातो को किसी के पैरों की आवाज आती है, जो कि उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि क्लब की प्रेसिडेंट थी। वो फौरन सभी को दूसरे रूम में चुनने के लिए कहता है। प्रेसिडेंट साना असल में काफी स्ट्रिक्ट थी और उससे 1 साल सीनियर थी। वो अंदर आती कमरे में फैले कचरे को देखकर उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती कि वो फेस्टिवल में लगने वाले आर्ट एग्जिबिट के बारे में बात करने नहीं आई है, बल्कि उसे पता चला कि आर्ट क्लब में कई सारी लड़कियां आ जा रही हैं और अगर वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पा रहा है तो उन्हें आर्ट क्लब हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा।
हयासे और उसकी दोस्त ये सब सुन लेती है और उसे क्लब बंद करने से रोकती है। वो उसे बताती है कि उसकी गैर मौजूदगी में नारुतो ने आर्ट क्लब को अकेले चलाया और वो अचानक से आकर सीधा क्लब बंद करने की नोटिस दे रही है। ये तो सही नहीं है। ये सुनने के बाद साना कहती है कि अगर नारुतो को आर्ट क्लब की इतनी ही चिंता है तो उसे सच में कुछ करके दिखाना होगा। वो नारुतो को चैलेंज करती है कि उसे फेस्टिवल के एग्जीबिशन में उससे कम्पीट करना पड़ेगा और जिसकी ड्राइंग को ज्यादा लोग देखने आएंगे वो जीत जाएगा। अगर वो हार गया तो आर्ट क्लब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। नारुतो उसके चैलेंज से पीछे हटता था, लेकिन हयासे कहती है कि वो उसकी मदद करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करेगी। बाद में हयासे और उसकी दोस्त प्रेसिडेंट के इतने स्ट्रिक्ट होने को लेकर उसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन नारुतो कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो सच में काफी अच्छी है और उसके जीतने के चांसेस लगभग 0 है। मागी कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसे क्लब में कैटमेट कैफे खोल देंगे और उसे आसानी से हरा देंगे। हालांकि वो बता रहा है कि पिछले साल उन्होंने 50 क्लब्स में से 6th प्लेस हासिल करी थी और वो भी सिर्फ साना के बलबूते। वो इतनी अच्छी है कि कॉलेज के स्टूडेंट उसका मुकाबला नहीं कर पाते। मागी उससे पूछती है कि उस पर इतना क्या खास है और नारुतो ने साना की बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है जिस मास्टरपीस के बलबूते वो जीते थे। असल में वो उसकी खुद की ही लगभग बिना कपड़ों की पेंटिंग थी जो कि नारुतो को भी काफी पसंद थी और अभी मुझे भी बहुत पसंद आ रही है। हयासे भी उसे देखकर थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाती है। नारुतो बताता है कि बात हयासे की मॉडलिंग की नहीं है बल्कि उसके खुद के अंदर उसे लड़ने की स्पिरिट नहीं है। अगले दिन नारुतो रूम में आता है और देखता है कि साना ने अभी से ही आर्ट क्लब को 2 हिस्सों में बांट दिया है ताकि दोनों लोग अपने अपनी आर्ट पर फोकस कर सकें। नारुतो जीतने के लिए डिटरमिन था और वो अपनी ड्राइंग बनाना शुरू करता है। कुछ घंटे बाद उसने एक अच्छी सी ड्राइंग बना ली थी। प्रेसिडेंट उसकी ड्राइंग चेक करने आती है और उसमें नुक्स निकालने लगती है। वो कहती है कि उसमें सब कुछ सही है, बस उसने वो दिल से नहीं बनाई है। हयासे ने साथ में देख लेती है और उसे लगता है कि प्रेसिडेंट उसके लिए मॉडल करेगी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। नारुतो उसके पीछे जाता है। हयासे उसे कहती है कि उसे प्रेसिडेंट की ही तस्वीर बनानी चाहिए क्योंकि उसी से लोग उसकी ड्राइंग को देखने आएंगे। इतना कहती वो धोखे से स्लिप हो जाती है। वो पानी में गिरने ही वाली थी, लेकिन नारुतो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वो सच में उसे ही बनाना चाहता है क्योंकि उसी को बनाने में उसका दिल लगेगा। कल्चर फेस्टिवल आ जाता है और कई दिनों की मशक्कत के बाद नारुतो के पास एग्जिबिट करने के लिए 3-4 पेंटिंग तैयार हो गई थी जो कि सच में काफी अच्छी बनी थी। हालांकि जब हयासे और उसके दोस्त प्रेसिडेंट की पेंटिंग देखते जाती है तब हयासे बेहोश हो जाती है। हयासे को समझ आ गया था कि उसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बाद में कुछ इंटरव्यूअर्स उन दोनों के पास आते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। साना तो उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है, लेकिन नारुतो वहीं हक देता है। भाई पता नहीं क्यों इस बंदे से मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। वो लोग जा पाते उससे पहले हयासे कैट कॉस्ट्यूम में वहाँ आ जाती है और डांस करने लगती है और किसी वजह से उसका ये डांस सबको बहुत पसंद आता है और लोग नारुतो के एग्जीबिशन देखने आते हैं। समय के साथ भीड़ बढ़ती जाती है और स्टूडेंट्स दोनों के एग्जिबिट देख रहे थे। हालांकि साना की पेंटिंग लड़कों को काफी पसंद आ रही थी। दूसरी तरफ हयासे की वजह से स्टूडेंट्स नारुतो के स्टॉल पर भी आ रहे थे। 2 लड़कियां नारुतो से पूछती कि क्या वो उन्हें ड्राइंग करना सिखाएगा। जब वो लंच करने जाते तब हयासे थोड़ा सा गुस्से में होती है। वो कहती है मेरे साथ क्यों लंच करने आ रहे हो, उन्हीं दोनों लड़कियों के पास जाओ ना, वो तो तुम्हें हाथ से खिलाएंगी। नारुतो कहता है ऐसा कुछ नहीं, ये सब सिर्फ उसी की वजह से हो पाया। उसके साथ बिताए पल ही थे जिस वजह से वो उसकी इतनी प्यारी पेंटिंग बना पाया और कल्चर फेस्टिवल में प्रेजेंट कर पाया। उसके बाद वो लोग स्कूल में लगे सारे स्टॉल्स में जाते हैं। जब वो वापस आ रहे थे तब वो देखते हैं कि साना के स्टॉल के सामने काफी भीड़ लगी है। असल में स्टूडेंट काउंसिल ने साना की पेंटिंग को बिना कपड़ों के होने की वजह से उस पर बैन लगा दिया था। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहती है कि उसे पता है कि आर्ट की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन इस तरह से अपनी बॉडी को हाई स्कूलर्स को दिखाना सही नहीं है। भाई मैं बता रहा हूँ, उसे बस जलन हो रही है। वो उसकी बेइज्जती पर उतर आती है तब नारुतो आगे आता है और कहता है कि आर्ट की अपनी खुद की कल्चर वैल्यू होती है। हर किसी का उसे देखने का नजरिया अलग होता है। वो बताते हैं कि प्रेसिडेंट की आर्ट से उसे खुद काफी इंस्पिरेशन मिली है जिस वजह से वो अपनी आर्ट को इतना निखार पाया। वो कहता है कि इस तरह से प्रेसिडेंट की पेंटिंग को हटाना ये क्या करके वो रिवीलिंग है, ये तो सही नहीं है। जब सारा मामला सुलझ जाता है तब साना नारुतो से कहती है वो कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि वो जीत गया है। अब वो हार गई थी इसलिए उसे उनके लिए कुछ करना होगा। वो उसे बनी गई कॉस्ट्यूम पहना देते हैं और उसके जरिए अपने दूसरे स्टॉल को चलाकर खूब सारे पैसे बनाते हैं। फेस्टिवल के बाद हयासे नारुतो से मिलने जाती है, लेकिन कमरे में घुसते ही वो घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रेसिडेंट नारुतो के सामने अपने कपड़े उतार रही है। हालांकि बस वो नारुतो की आर्ट की तारीफ कर रही थी। वो कहती है कि इसमें कुछ बहुत कमियां हैं लेकिन ये पूरे दिल से बनाई गई है। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और आर्ट कभी बंद नहीं होता और इन सबसे ऊपर हयासे नारुतो को पहली बार जेन्युइनली किस करती है। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।